अमर बेल बाय उमेरा अहमद। सुबह वो देर से उठी थी। जब वो नाश्ते के लिए आई तो 10:30 बज रहे थे। खानसमा ने इसे बताया कि नानू बाहर गई हुई हैं। नाना तो पहले ही इस वक्त क्लब में होते हैं। वो नाश्ता कर रही थी जब उमर भी वहाँ आया। हेलो हाय के बाद वो बड़ी तकल्लुफ़ी से इसके सामने ही चेयर खींचकर बैठ गया था और खुद भी नाश्ता करने लगा। साथ साथ वो इससे बातें कर रहा था, इसकी मसरूफियात के बारे में पूछ रहा था, ऑस्ट्रेलिया में इसकी सरगर्मियों के बारे में पूछ रहा था। अलीज़ा ने नोट किया वो पहले की निस्बत बहुत खुश मिजाज हो गया है, पहले की तरह रिजर्व सा नहीं था। काफ़ी देर तक इंग्लिश में दोनों में गुफ्तगू जारी रही। फिर खानसमा इसके लिए जूस लेकर आ गया था। पहली बार उमर ने बड़ी साफ उर्दू में इससे कहा था, मुझे एक प्याली में दही ला दे, मगर पहले देख ले खट्टा ना हो, और कल मेरे लिए पोच बनाए, अंडा फ्राई मत करें, उबाल कर दे दें। इसने खानसमा को हिदायत दी थी और जूस पीने लगा। वो कुछ हौंक से होकर इसे देखने लगी। वो इसकी हैरानी भांप गया था। गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड? आप तो उर्दू बोल सकते हैं, उसने सटपटा कर कहा था। हाँ तो बोल सकता हूँ, इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? उसने पहली बार इसका जवाब उर्दू जुमले में दिया था। मैं सोच रही थी कि शायद आप वो कुछ खिसियानी सी हो गई थी। ये क्यों सोचा तुमने? बाहर रहने का मतलब ये नहीं होता कि बंदे को अपनी ज़ुबान भी ना आती हो। पहले जब भी आप आया करते थे तो कभी भी आपको उर्दू बोलते नहीं देखा था, इसलिए मैंने सोचा कि उसने वजाहत करने की कोशिश की थी। उमर ने मुस्कुराते हुए इसकी बात काट दी। पहले तुमसे इतनी लंबी चौड़ी बातें करने का भी मौका नहीं मिला था। वैसे भी उस टाइम तो मैं छोटा था। उसने उमर का चेहरा देखा था, वो खासा महसूस नजर आ रहा था। पिछली दफ़ा जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बहुत छोटी थी, मेरा ख्याल है 11-12 साल की थी, और अब तो पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। अलीज़े के गाल सुर्ख हो गए। इसने सर झुका लिया। उमर जहांगीर इसे बहुत अजीब लगा था। इसे ये बेबाकी की कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। मैं दोबारा कभी अकेले इसके पास नहीं बैठूंगी, इसने टोस्ट खाते हुए सोचा था। वो नाश्ता ख़त्म करते ही उठकर वापस अपने कमरे में चला गया था। वो क्रिस्टी को लेकर लाउंज में ही बैठ गई। बाप दो। उमर नाश्ता देर से ही करता था और फिर लंच नहीं करता था। शाम की चाय भी वो अपने कमरे में ही पीता था। अलबत्ता रात का खाना सबके साथ ही खाता था। इस दिन के बाद वो इससे बहुत पहले ही नाश्ता कर लिया करती थी। इसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा था कि उमर जहांगीर के घर में आने के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। इसके बहुत कम घरवालों के पास मौजूद रहने के बावजूद घर में बहुत कुछ इसकी मर्जी और पसंद से हो रहा था। नाना और नानू की ज़्यादातर गुफ्तगू इसी के बारे में होती थी। पहले की तरह वो अलीज़े के बारे में इतनी बातें नहीं करते थे। खाने की टेबल पर ज़्यादातर डिशेज इसकी मर्जी और पसंद के मुताबिक बनती थीं। अलीज़ा से खाने के बारे में राय लेना भी बहुत कम कर दिया गया था। नानू हर वक्त इसकी सेहत और आराम के बारे में फ़िक्रमंद रहा करती थी, और वो जैसे घर में सानवी हैसियत इख्तियार कर गई थी। ये सब कुछ इसके लिए नया नहीं था। हर साल जब भी इसके मामू और खालाओं में से किसी की फैमिली वहाँ आती थी, वो इसी तरह बस पूछ चली जाया करती थी। तब नाना और नानू की तवज्जो सिर्फ आने वाले लोगों पर ही मरकूज रहती थी। मगर इसे ये सब इतना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो लोग सिर्फ चंद हफ्ते ही ठहरते थे। मगर उमर जहांगीर को अभी बहुत अरसा वहाँ रहना था, और इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने बड़े आराम से इसकी जगह हथिया ली है। उस दिन दोपहर को सोकर उठने के बाद उसने हस्बे मामूल क्रिस्टी को ढूंढना शुरू किया था। वो सीढ़ियों के नीचे नहीं थी। इस वक्त वो बाहर लॉन में भी नहीं हो सकती थी। इसके मखसूस जगहों पर इसे पाने में नाकाम रहने के बाद इसने उसे आवाज़ें देना शुरू कर दी थी, मगर वो नहीं आई थी। नानू, क्रिस्टी कहाँ है? वो नानू के कमरे में चली आई थी। वो अभी आराम कर रही थी। उमर के कमरे में देखो, वहाँ होगी, उन्होंने इसे बताया। उमर के कमरे में? लेकिन क्रिस्टी तो कभी किसी के पास नहीं जाती। इसे इनकी बातों पर जैसे सदमा हुआ था। हाँ, लेकिन उमर के साथ वो बहुत अटैच हो गई है। तुम्हारा बात सारा दिन इसके साथ होती थी, अभी भी वहीं होगी, नानू ने आंखें बंद करते हुए कहा था। वो चुपचाप इनके कमरे से निकल आई थी। उसे अभी भी इनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्रिस्टी इसके अलावा किसी और के पास भी जा सकती है। उमर के कमरे के दरवाजे पर इसने कुछ हिचकिचाते हुए दस्तक दी थी।
یس کم ان، اندر سے فوراً ہی اس کی آواز ابھری تھی اور وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی تھی۔ کرسٹی یہاں تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ سامنے ہی رائٹنگ ٹیبل پر جھل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک میں کتاب اور دوسرے میں کرسٹی کو سہلا رہا تھا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ الیزے کو دیکھ کر بھی کرسٹی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ الیزے صدمے اور مایوسی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ ہاں کرسٹی میرے پاس ہے، جاؤ کرسٹی۔ اس نے کرسٹی کو گود سے اتار دیا اور کرسٹی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آنے لگی۔ الیزے کو ان دونوں پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ جسٹ گو ٹو ہیل، اس نے بلند آواز میں کہا تھا اور زندگی میں پہلی دفعہ پوری قوت سے دروازہ بند کرتے ہوئے بھاگ آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور شام تک کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ شام تک اس کا غصہ تشویش میں بدل گیا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ اگر عمر نے نانو کو اس کی اس حرکت کے بارے میں بتا دیا تو وہ کیا سوچیں گی۔ اسے اپنی اس حرکت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس بات پر غصہ آیا تھا، کرسٹی کے کسی اور کے پاس چلے جانے پر یا عمر کے پاس جانے پر، یا اس کو دیکھ کر اس کے پاس نہ آنے پر، یا پھر عمر کے کہنے پر کہ اس کے پاس آنے پر۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو کرسٹی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ الیزا کو دیکھتے ہی اس نے اس کے پاس آنے کی کوشش کی تھی، مگر الیزا نے اسے درستی سے اپنے پاس سے ہٹا دیا تھا۔ عمر رات کے کھانے کے معمول کے مطابق اپنے کمرے سے آیا تھا۔ وہ جس بات پر خوفزدہ ہوئی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرایا، پھر وہیں کھانے کے دوران اس کی طرف سے باتیں کرتا رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گیا تھا۔ الیزا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اگلے چند دن بھی اسی طرح گزر گئے۔ عمر نے اس واقعے کے بارے میں نانا، نانو یا اس سے کوئی بھی ذکر نہیں کی تھی، لیکن الیزا نے نوٹ کیا تھا کہ اس نے دوبارہ کرسٹی کو بلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کرسٹی اس کی نظر آنے پر اگر اس کے طرف جانے کی کوشش کرتی بھی تھی تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ اس کے اس دن کے بعد غصے کی وجہ سے جان گیا تھا۔ مرے پاپا، آج رات کے کھانے پر میرے لیے تھوڑی سی سبزی بنا لیں۔ اس دن کافی دنوں کے بعد الیزا نے رات کے